हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इन एंशिएंट इंडिया। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंशिएंट इंडिया में किस तरह से इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो किस तरह से रिलेट कर पाती है एंशिएंट साइंस। देखिए यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा 1500 बीसी के राउंड जब आर्यंस का आगमन हुआ था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं जो आर्यंस है वो इंडिया से थे, बट हम ये वैदिक एज में कंसीडर करेंगे कि कौन कौन से पर्सन ने क्या क्या यहाँ पर थ्योरी दी है। हम यहाँ पर सीधा आते हैं कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के इन बिटवीन ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कोई भी वर्क नहीं हुआ था। सिर्फ एक वेद लिखा गया था, ऋग्वेद। और इसमें ऐसे समझ लो आसान भाषा में सभी भगवान को खुश करने के मंत्रास थे। सबसे ओल्डेस्ट मंत्र है गायत्री मंत्र। अब यहाँ एग्जैक्टली जब 1000 बीसी से सोसाइटी डेवलप करती है आर्यंस की और 600 बीसी तक तीन वेद लिखे जाते हैं और मेन एग्रीकल्चर यहाँ पर इकोनॉमी का सोर्स हो जाता है, क्योंकि पहले 500 साल में तो इकोनॉमी का सोर्स काव हुआ करता था, है ना। अब यहाँ जैसे ही इकोनॉमी डेवलप करती है और सोसाइटी डेवलप करती है तो यहाँ तीन वेदास भी लिखे जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यजुर्वेद और अथर्ववेद कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। और उसके बाद जब हमारा प्यारा भारत 16 महाजनपद में डिवाइड हुआ था, मतलब 600 बीसी के आसपास 16 स्टेट्स यहाँ पर बन गए थे। और यहाँ से लेकर 600 बीसी से लेकर 600 एडी के इन बिटवीन बहुत ज़्यादा लिटरेचर वर्क हुआ था। जितने भी उस समय साइंटिस्ट हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, मैथमेटिशियंस हुआ करते थे, उन्होंने अपनी फील्ड पर वर्क किया। और 600 बीसी से लेकर 600 एडी के इन बिटवीन तो 8 उपनिषद लिखे गए। वैसे तो उपनिषद बहुत सारे लिखे गए थे, लेकिन हम 108 ही मानते हैं। और 18 पुराण्स लिखे गए थे, वेदांगोज। और बहुत ज़्यादा यहाँ लिटरेचर वर्क हुआ था। तो ये जो काल है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, होपफुली आप यहाँ पर बीसी और एडी में कंफ्यूज ना हो। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और अगले सेशन में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे बीसी और एडी को। अब देखिए जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 1 एडी के बाद हम लोग कंसीडर करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अब 2022 चल रहा है, 2022 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम समझें कि सबसे पहले मनुष्य का आगमन कब हुआ, कब आया था सबसे पहले मानव, लगभग स्टोन एज में 2.5 लाख बीसी। अब कई हिस्टोरियंस यहाँ पर 5 लाख बीसी मानते हैं, कई हिस्टोरियंस यहाँ पर 10 लाख बीसी मानते हैं। कोई क्लैश नहीं है यहाँ पर हिस्टोरियंस का, अपने हिसाब से थ्योरीज हैं। तो यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि 1 बीसी पर आकर खत्म हो गया। मान लो कि मेरा जन्म हुआ 500 बीसी में, मैं 80 साल का कब होऊंगा 420 बीसी में, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। एडी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। और अगर कहीं ईयर के बाद मान लो कि 500 लिखा हुआ है और बीसी और एडी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप मान लेना कि ये एडी है। अगर बीसी होगा तो वो लिखा होगा, एडी में लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हिस्ट्री में। चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लिटरेचर वर्क हुआ था इस काल में, ठीक है। अब आर्यभट्ट जी का नाम हम बहुत सुनते हैं जब भी हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं ना, और जब भी हम जीरो की बात करते हैं और मैथ जब भी हम पढ़ते थे। जैसे हम लोगों का मैथ अच्छा नहीं था तो हम कहते थे आर्यभट्ट जी ने मैथ क्यों बनाया, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरी अच्छी नहीं थी तो डेफिनेटली मुझे किसी ने बताया कि आर्यभट्ट जी ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें सबसे पहले बताया था, इन्होंने इस फील्ड के ऊपर वर्क किया था। तो मुझे लगता था कि ये नहीं करना चाहिए था, बट चलो किसी को अच्छी भी लगती है। वापस आते हैं तो यहाँ पर जीरो का जो एग्जैक्टली जीरो की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने करी थी। ये कुछ बात तो हमें यहाँ पर सही भी लगती है, लेकिन अगर आपने कोरोना वायरस के दौरान जब महाभारत और रामायण हमारे टीवी पर चल रही थी और उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें हम लोगों ने देखा कि महाभारत में ना जो एग्जैक्टली धृतराष्ट्र थे, उनके 100 पुत्र थे महाभारत में। तो 100 का हमें कैसे पता लग पाया, जब जीरो होगी उस समय भी तभी पता लग पाया ना। ऐसे ही जैसे रामायणा में रावण के 10 सर थे, है ना। और जैसे महाराजा दशरथ के जो 4 पुत्र हुए थे श्री राम जी, वो सबसे पहला पुत्र की प्राप्ति उनको कब हुई थी 60 साल की उम्र में। तो यहाँ जीरो तो कहीं ना कहीं होगा। तो आर्यभट्ट जी ने एग्जैक्टली उस जीरो को यूज किया था डेसिमल फॉर्म में, नोटेशन फॉर्म में। जीरो तो पहले भी हुआ करती थी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के हमें प्रमाण मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो की डिस्कवरी किसने करी है, अकॉर्डिंग टू एसएससी हमारा आंसर क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। बाकी घटना चक्र की सीरीज आप देखते रहना, वहां पर जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे मैं वही डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि सिंपल मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
जो आर्यभट्ट हैं उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, ऐसे हमारे हिस्टोरियंस मानते हैं, लेकिन हम मेनली 3 ही यहाँ पर इनके ग्रंथ मानते हैं। एक तो है आर्यभट्टयम, और ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला, है ना? और एक है आर्य सिद्धांत, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, हो गया या किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई ऐसा आइडिया नहीं। आर्य सिद्धार्थ, सॉरी, हाँ सिद्धांत, सिद्धार्थ नहीं सिद्धांत, ठीक है। और थर्ड है अल-ननफ। अल-ननफ के बारे में आई थिंक आपने सुना भी नहीं होगा, विकिपीडिया भी इसका ऐसा जिक्र हमें कहीं पर नहीं मिलता, बट ये भी आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखा गया था, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, मतलब इसमें लिखा क्या हुआ है ये भी नहीं हमें पता। आर्य सिद्धांत में ये तो पता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशंस, ठीक है। और ये हमें कैसे पता लगा था, जो 6th 7th 8th सेंचुरी में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हुए थे, उन्होंने इसका यूज किया था आर्य सिद्धांत का, और फर्दर डेवलपमेंट करी थी, ठीक है। चलिए, आर्यभट्टयम जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, इसमें 121 श्लोक्स हैं, या फिर आप वर्सेस भी कंसिडर कर सकते हो, बात एक ही है। और ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तभी 121 श्लोक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, नहीं तो आप हमारी जो साइट है sleepyclasses.com, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी जब ये कोर्स अपडेट होगा तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे रैपिड डोज की पीडीएफ जो आपको नहीं मिलती, वो आपको हमारी साइट या फिर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, देखो जैसे एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के बारे में हमें जानकारी मिली, साथ साथ मैथमेटिक्स के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं कि आर्यभट्टयम में किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया था। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, तो उसमें ना चैप्टर वाइज डिफाइंड होता है कि इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसे ही एग्जैक्टली जो बुक थी आर्यभट्टयम, इसमें 4 पार्ट्स थे, ठीक है। ये जो वर्सेस लिखे हुए थे ना, 121 वर्सेस, ये 4 पार्ट्स में लिखे हुए थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो कौन सा था, गीतिका पाद। और गीतिका पाद में एग्जैक्टली हमें जानकारी मिलती है थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की, बिल्कुल बेसिक्स ही। उसके बाद जो गणित पाद है, इसमें हमें एलजेब्रा के बारे में पता लगता है, और डिटेल्ड एलजेब्रा, ठीक है। इसमें मतलब कि एलजेब्रा में जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देन काल क्रियापाद, इसमें हमें समय के बारे में पता लगता है, 24 घंटे, प्लैनेट किस तरह से मूव करते हैं, समय किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लैनेट्स की लोकेशंस क्या है, ये हमें पता लगता है। लिखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली काल क्रियापाद, गणित पाद, गीतिका पाद, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद गोलपाद, कि इसमें हमें प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल पाए कि ये बुक में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और ये हमें जानकारी मिलती है गोलपाद में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री मेनली इनके द्वारा ही उसको डिस्कवर्ड किया गया था, मतलब इनके द्वारा उसकी एक तरह से रचना करी गई थी, ठीक है, उस पर वर्क किया गया था, ऐसे समझ लो। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्टयम संस्कृत में लिखी हुई थी, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि संस्कृत किसने लिखी थी, पाणिनि जी ने। और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी एक यहाँ पर कंपाइलेशन किया, जिसमें हमें संस्कृत ग्रामर देखने को मिलती है। और 3rd सेंचुरी के आसपास जो साइंस एंड टेक है हमारे इंडिया का, वो काफ़ी पीक पर था। इस पे अलग अलग वे में वर्क हो रहा था, एस्ट्रोनॉमी फील्ड में अलग से वर्क हो रहा था, मेडिसिन फील्ड में अलग से वर्क हो रहा था, ऐसे ही मैथमेटिक्स में अलग से वर्क हो रहा था। अब यहाँ सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में समझें, तो हमें बेसिकली एंशियंट इंडिया में 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो नोटेशन सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डेसिमल सिस्टम, यूज ऑफ जीरो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, इंडिया से जितने भी ये साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, ये यहाँ पर अपनी फील्ड पर बहुत अच्छे से वर्क करते थे। फिर इनकी जो बुक्स थी, इनकी जो रचनाएं थी, वो जाती थी अरेबियन नेशन में, मतलब वेस्टर्न जो एरिया है हमारा, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, पहले तो हमारा ही हुआ करता था, आज की डेट में अलग अलग कंट्री है। तो वहाँ से जब ये अरेबियन कंट्री में जाता था, मतलब जो हमारा ये मिडल वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो जो किंग हुआ करते थे उस समय, कबीला किंग, कबीले यहाँ पर बसे हुए थे, तो वो यहाँ पर इन ये जो एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिशियंस हैं, और इनका वेलकम करते थे, और एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते थे कि इंडिया उस समय किस तरह से डेवलप कर रहा है साइंस एंड टेक में। तो वेलकम करते थे, और साथ साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते थे, और अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते थे। और फिर यहाँ से जब कन्वर्ट होकर वो गया यूरोपियन नेशन में, मतलब एक तरह से ईस्ट टू वेस्ट किस तरह से ट्रेवल करा, इंडिया से अरेबियन नेशन, अरेबियन नेशन से यूरोपियन नेशन,
और यूरोपियन मानते थे कि अरेबियन से आया, अरेबियन मानते थे इंडिया से आया, ठीक है। ये एक तरह से एक सीरीज चली हुई थी, इसको समझ लेना। यहाँ पर आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या ही कर दिया, बट थोड़ा सा रिलेट करते हो चलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया में हमें क्या क्या पता लगा, नोटेशन सिस्टम। अब नोटेशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आप देख ही लो कि ये नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, इस तरह से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा, इससे पहले हमें जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भगशाली मनुस्क्रिप्ट। ये भगशाली मनुस्क्रिप्ट है, के बारे में हमें जानकारी मिली थी 1860 से लेकर 1890 के इन बिटवीन। एग्जैक्टली ईयर मुझे डिफाइन नहीं है, मतलब याद नहीं आ रहा अभी के लिए। आई थिंक 8081 था, 8071 था, तो आप इसके इन बिटवीन कंसिडर कर लो। ये जो बख्शाली एरिया ना, ये पेशावर के पास था, छोटा सा गांव था। यहाँ पर फार्मर्स खेती कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पर खेती करने के लिए खुदाई वगैरह करी, तो ये मनुस्क्रिप्ट मिली। तो इसको हम बख्शाली मनुस्क्रिप्ट के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली थी। और नोटेशन सिस्टम जो है, डेसिमल सिस्टम है, यूज ऑफ जीरो, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था 3rd सेंचुरी के बाद, ठीक है। अब नोटेशन सिस्टम यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पहले ये इंडिया में डेवलप हुआ, देन अरेबिया में गया, अरेबियन कंट्रीज में गया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, देन यूरोप में। और जैसे अरेबियंस इसको अडॉप्ट करते थे, है ना, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड तक स्प्रेड करते थे। और अरेबिक कहा जाता था उसको इंग्लिश में, मतलब यूरोपियंस मानते थे कि अरेबिक है। और जो अरेबिक्स हैं वो मानते थे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हिंडसा या फिर हिंदी सेट, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ये पॉइंट्स याद हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। और इनकी हमें जानकारी अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, और अशोका के समय में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हुई थी, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम का सही मानने में उपयोग करा था आर्यभट्ट जी ने। अपनी जो उस समय इन्होंने मैथमेटिक्स में जो एग्जैक्टली उस फील्ड में वर्क किया था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया था। और जो चाइनीज़ आते थे, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कल्चर में अपने आप को यहाँ पर एक तरह से ढालने के लिए, मतलब उसको सीखने के लिए, तो उन्होंने चाइना में जाकर इसको स्प्रेड किया। फिर वेस्टर्न तक ये वाया अरेबियन नेशन पहुंचा। और इसके हमें एविडेंस मिलते हैं 5th सेंचुरी के आसपास। जीरो, अब जीरो का हम पहले ही देख चुके हैं कि रामायण महाभारत में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसको सही मानने में यूज़ करा था आर्यभट्ट जी ने, ठीक है जी। और अरेबिया में तो ये बहुत लेटर ऑन पहुंचा, इंडिया में ही सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था। उसके बाद नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब देखो, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपने नोट डाउन करने हैं। वेरी अर्लियर इंडिया सिंपल सिस्टम यूज करा था, सिस्टम सॉरी सिंपल सिस्टम यूज करा जाता था ज्योमेट्री का। और लेटर ऑन जब गुप्ता टाइम पीरियड आया था ना, गुप्तास का, चंद्रगुप्त वन, और उसके बाद समुद्रगुप्त, ये सभी के सभी जो शासक हुए, श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से ना सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। और इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है हमारी हिस्ट्री का। अब इससे पहले जो सिंपल ज्योमेट्री है वो कैसे यूज करी जाती थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हम एग्जांपल ले लें, उसमें जो ब्रिक्स बनाई जाती थी बिल्कुल यूनिक साइज की, और जितने भी हाउसेस बने हुए थे वो एग्जैक्टली वहाँ पर सिविल सिस्टम था, बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी हुआ करती थी। आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बढ़िया वाला देखने को मिलता था। मोहनजोदारो जो साइट थी, आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट साइट है, क्योंकि फर्स्ट साइट जो है वो हिसार के नियर अबाउट राखी खाड़ी है, सबसे लार्जेस्ट साइट जो अभी जिसका एग्जीबिशन हुआ था। तो मोहनजोदारो में हमें ग्रेट बात देखने को मिला, ग्रेट ग्रैंडी, जहाँ पर अनाज को स्टोर करा जाता है। और जो डॉकयार्ड है वो प्रॉपर देखने को मिले हमें गुजरात के नियर अबाउट लोथल सिटी में। और ये डॉकयार्ड एग्जैक्टली ऐसे बनाए जाते थे कि यहाँ पर शिप आराम से खड़ी हो सके, मतलब किसी भी वे में यहाँ पर ये डॉकयार्ड डूबे ना। तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ था इस सिटी में, आर्किटेक्चर कमाल का था। और ये तभी हो पाएगा जब ज्योमेट्री का अनुभव होगा, एग्जैक्टली एंगल का, किस तरह से हमें ब्रिक्स बनानी है, किस तरह से हमें यहाँ पर घर बनाने हैं। तो पहले से लोगों को ज्योमेट्री की तो नॉलेज थी, लेकिन इसमें फर्दर डेवलपमेंट कब हुई, जब गुप्ता का काल आया था, गुप्तास का काल आया था, ठीक है। मतलब गुप्तास टाइम पीरियड में, काल इन द सेंस ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद बौद्धियाना, तुलवा सूत्रा। अगर मैं यहाँ पर किसी भी बुक का नाम सही ना ले पाऊँ, प्लीज़ गूगल कर लेना, थोड़े से नाम यहाँ पर कठिन है याद करना। तो बट हमें तो यहाँ पर जस्ट टिक मार्क ही करने हैं, तो आप बस यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। बौद्धियानास तुलवा सूत्रा में हमें फर्स्टली जानकारी मिली थी ज्योमेट्री की, फर्दर इसी को लेकर डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। देन अपस्थाम्बा, ये सेकेंड सेंचुरी में इन्होंने जो किंग्स वगैरह रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जैसे बड़े बड़े यज्ञ के लिए हवन कुंड बनाए जाते थे,
एक बहुत बड़े बड़े वहाँ उस समय हवन कुंड बनते थे। आज की डेट में तो छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े होते थे और पता नहीं कितने ऋषि मुनि एक टाइम पे यज्ञ करते थे। तो एग्जैक्टली जो कंस्ट्रक्शन होती थी एल्टर्स की, ठीक है, तो वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती थी। और ये किसने करी थी? अपस्थामा ने, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट ने इसको फर्दर आगे जब ट्रायंगल इसमें इंट्रोड्यूस करे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें फर्दर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ ज्योमेट्री में। और देन आर्यभट्ट के बारे में हमने एक बार डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सूर्य सिद्धांत था आर्यभट्टियम, और इसमें हमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक और साथ साथ एस्ट्रोनॉमी की भी जानकारी मिलती है। और सभी की सभी जो कैलकुलेशंस हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, वेल वर्स्ड, और आज की डेट में भी हमें प्रॉपर समझ आ पा रही है। और एग्जैक्टली आर्यभट्ट जी ने कैलकुलेट करा था सभी प्लैनेट्स की पोजीशन को बेबीलोनिया मेथड। अब ये बेबीलोनिया मेथड, ये जस्ट एक ऐसे समझ लो कि बेबीलोनिया मेथड, इसको बस क्रैम कर लो। मैं आपको चलो लास्ट में बता दूंगा। डिस्कवर्ड ल्यूनर एंड सोलर इनक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो वो भी इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये इन्होंने उस समय मेजर किया था और आज भी एक्यूरेट है। जो आज की डेट में हम देखते हैं ना, आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे पास टेलीस्कोप है, पता नहीं कितना ज्यादा साइंस डेवलप कर चुका है। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था, फिर भी इन्होंने प्रॉपर सरकमफ्रेंस निकाल दिया था अर्थ का। और इन्होंने सन को स्टैचुरी कंसीडर करके, मतलब एक स्थिर कंसीडर करके अर्थ को चारों ओर रिवॉल्व करवा के यहाँ पर प्रॉपर जानकारी दी थी कि किस एक्सिस में हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है सन के चारों ओर, अपनी एक्सिस पे किस तरह से रोटेट करती है। और एग्जैक्टली जो पाई की वैल्यू है वो भी इन्होंने ही एक्यूरेट दी थी, 3.14। आप इसको 22/7 भी कंसिडर कर लेते हो मैथ में, और इसको एक्यूरेटली अगर हम देखें तो 3.14, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, ये बहुत बाद में आया था, 12th सेंचुरी के आसपास। और पहले हम क्या मानते थे? एक्स डिवाइड बाई जीरो इज इक्वल टू एक्स। फिर बाद में पता लगा कि एक्स डिवाइड बाई जीरो, कुछ भी जीरो होगा, कोई भी यहाँ पर टर्म होगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के, है ना। तो जो नंबर्स होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रिलाई करते हैं, जैसे आपने लिमिट वाले क्वेश्चन में करा होगा। साइंस अगर आपके पास होगी मेरी तरह तो आपको पता होगा, अगर नहीं होगी तभी ठीक है, मैथ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है साइंस में, ठीक है। तो भास्कर आल्सो एस्टेब्लिश द इन्फिनिटी एंड डिवाइडेड रिमेन्स इन्फिनिटी, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करा। तो बेसिक सा कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए बिगिनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो आपको ये फिगर देखने को मिल रही है, जैसे ये फिगर है एग्जैक्टली, ये हमें एग्जैक्टली 12,000 साल पहले एक स्टिक मिली है। ये एक स्टिक मान लो। इस स्टिक में ना होता क्या था कि उस समय के जो लोग थे ना, वो इसमें मार्क करते थे कि एग्जैक्टली जब हमारा मून जब क्या कहते हैं उसको, लूनर इनक्लिप्स, सॉरी लूनर इनक्लिप्स, पोलर इनक्लिप्स और लूनर इनक्लिप्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो लूनर इनक्लिप्स जब लगता था ना, तो उस समय हमारे जो लोग थे उस जमाने के 12,000 साल पहले, और ये एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है जहाँ पर ये स्टिक मिली है? अंडमान एंड निकोबार। तो वो डिफाइन करते थे कि फुल मून कब है और मून की जो एग्जैक्टली शेप है वो कब कब बढ़ रही है, तो वो यहाँ पर मार्क करते थे। इसको एग्जैक्टली कहा जाता है द अपीरियंट इंक्रीज। इसको इंक्रीज जब होती है मून की एग्जैक्टली साइज, इसको वैक्सिंग कहा जाता है। और जब डिक्रीज होती है इसको वेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको उसके एक तरह से फिगर बनाते थे मून्स के, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ये हमें देखने को मिला है मोहनजोदारो साइड से। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स का और साइंटिस्ट का कहना ये है कि उस समय के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यहाँ पर इस होल से ये देख पाते थे पूरे साल में सन की एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ कहाँ पर किस तरह से हमें देखने को मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली डिफरेंट टाइम पर हम साल के डिफरेंट टाइम पर सन को कहाँ पर लोकेट कर पाएंगे, वो इसके थ्रू यहाँ पर इजिली एक्सेस कर पाते थे। उसके बाद ये जो उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, मैथमेटिशियंस होते थे, वो इनका यूज़ करते थे और एग्जैक्टली निकाल पाते थे सभी की सभी लोकेशंस को, और सभी की सभी जो एस्ट्रोनॉमी की एग्जैक्टली डिस्टेंस है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था? स्पीड टाइम डिस्टेंस का फार्मूला आर्यभट्ट जी ने। अब देखो आप एक बात समझो, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम कंसीडर करते हैं। अब आर्यभट्ट जी ने ये बता दिया कि कौन से प्लेनेट की लोकेशन कहाँ पर है और अर्थ से ये प्लेनेट कितनी दूर है, तो यहाँ पर ये भी फार्मूला इन्होंने दिया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोहनजोदारो साइड से हमें देखने को मिला है। और एग्जैक्टली इसमें हम ये देख पाते थे कि सनराइज डिफरेंट टाइम पर
मतलब किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है पूरे साल में, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस यूज करते थे। अच्छा, ये हमें एग्जैक्टली जो वेद है हमारा, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, इसमें एग्जैक्टली जो उस समय के आर्यंस, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिन्होंने यजुर्वेद लिखा, ठीक है, और जिन्होंने एग्जैक्टली यजुर्वेद के समय में टेक्स्ट बुक लिखी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि अर्थ बिल्कुल सेंटर्ड है और इसके चारों ओर 27 नक्षत्र नक्षत्र बनते हैं, नक्षत्र स्टार्स का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, नक्षत्र आप याद कर लो। तो ये यहाँ इस तरह से हमें तब पहले के ज़माने में इसके बारे में पता लगा। उसके बाद बरहा मीरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके द्वारा जो रचनाएं करी गई थी, जैसे बृहत संहिता, और बृहत संहिता को कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड बोटेनी। एंड इन्होंने बताया था कि जो मून है वो रोटेट करता है हमारी अर्थ के राउंड, और अर्थ रोटेट करती है सन के राउंड, और इनकी ही टेक्स्ट बुक को फर्दर यूज करा गया था, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स इनके द्वारा जो लिखी गई थी, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो जैसे हम शादी से पहले देखते हैं ना कि फेवरेबल मुहूर्त कौन सा होता है, प्रिया विवाह, प्रिया विवाह पताला एंड स्वला विवाह पताला, ठीक है, ये फेवरेबल मुहूर्त निकालते हैं मैरिज से पहले। उसके बाद योगा यात्रा, ये डिस्क्राइब करता है एग्जैक्टली कि किंग अपना एक्सपेंड कब कर सकता है, कब अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकता है, कौन सा सही मुहूर्त है, ठीक है। उसके बाद बृहज जताक एंड लघु जताक, ये एग्जैक्टली जैसे कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूचर कैसे, जैसे कुंडली वगैरह बनाते हैं ना स्टार्टिंग में कि इसके जन्म में राजयोग है, ठीक है, ऐसे से आप लोग डेफिनेटली रिलेट कर पाने होंगे इन टर्म से। और उसके बाद वारा मीरा के जो सन थे, ऋतु यशस, इन्होंने भी लिखी थी एक औरस पंचदशिका, हॉरस पंचदशिका। ये बुक हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती है, जैसे हॉरोस्कोप आप लोग स्टेट में पढ़ते हो तो उसको उस समय क्या कहा जाता था, हॉरस पंचदशिका, ठीक है। होपफुली मैं यहाँ पर सभी के नाम से ही ले रहा हूँ, प्लीज़ एक बार इसको गूगल कर लेना, ठीक है। चलिए, चरक जो है आपको पता है, ये इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि जो वेरियस टाइप ऑफ टेम्परेचर, जैसे फीवर, लेप्रोसी, हिस्टीरिया, जो मिर्गी का एग्जैक्टली दौरा पड़ता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी की सारी जानकारी हमें चरक के द्वारा मिली थी, चरक संहिता में। और इन्होंने प्लांट्स एंड हर्ब्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ली थी कि कौन से एग्जैक्टली फीवर का इलाज कौन से प्लांट से, कौन सी हर्ब से हो पाएगा, और बहुत सारी इनकी इंफॉर्मेशन हमें इनकी बुक में जानने को मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड। और देन यहाँ पर वाघभट, ये चरक के ही डिसिपल थे, इन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बताया था। वैसे आयुर्वेदा की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली थी, पतंजलि से स्टार्ट। देन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डेवलप किया था आयुर्वेदा में, और इन्होंने कुछ अपनी यहाँ पर रचनाएं करी थी, अस्थन गृह और अस्थन रसम ग्रह। फिर मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ शायद मैं नाम सही ना ले पा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार इसको आप देख लेना। उसके बाद महर्षि पलकप्या, ये इन्होंने लिखी थी अस्तर्वेद, ये बेसिकली जो एलिफेंट्स को कोई भी डिसीज हो जाती थी उसके ट्रीटमेंट के लिए लिखी गई थी, महर्षि पलकप्या ने। और उसके बाद सुश्रुत ने यहाँ पर सुश्रुत को हम लोग जानते हैं, इन्होंने सर्जरीज करी थी उस समय देखो सर्जरीज हुआ करती थी, तो साइंस तो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। अगर आपने महाभारत देखी होगी अच्छे से, तो आपने देखा होगा कि उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, है ना, जो महाभारत का एग्जैक्टली 18 दिन का लेखा जोखा है, संजय ने धृतराष्ट्र को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिखाया था। अच्छा, महाभारत में आपको याद आ रहा होगा जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज थे, है ना, तो डेवलपमेंट तो बहुत टाइम पहले ही हुई थी, कंसेप्ट तो बहुत पहले आ चुका था। आज की डेट में तो साइंस को ज़्यादातर डेवलप किया है। तो सुश्रुत ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री जो थी, ये काफ़ी ज़्यादा हम उस समय देखी जाती थी, क्योंकि जो इंडिया के क्राफ्ट्समैन थे, ये एक्सपर्ट थे डाइंग करने में, मतलब जो कलर्स वगैरह पोएट्री मेकिंग में कलर्स वगैरह यूज़ करे जाते थे, और इन्होंने फर्स्टली डिस्कवर्ड करा था ब्लू कलर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट्समैन है उनकी कारीगरी हम लोग यहाँ पर कंसीडर ही करते हैं, जैसे इन्होंने एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई थी, और ब्रोंज की, और ये आज की डेट में बनानी बहुत मुश्किल है। खैर, मशीनी बन सकती है लेकिन हैंड से बनानी बहुत मुश्किल है। और लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक यूज़ करा जाता था, मतलब मेटल्स को किस तरह से ढाला जाता था दूसरे रूप में, एंड मेटल ब्लेंडिंग, कास्टिंग, और बहुत सारे यहाँ पर आर्ट्स हमें देखने को मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक बुद्धिस्ट थे, नागार्जुना द ग्रेट महानिस्ट, मतलब ये महायाना फॉलो करते थे बुद्धिस्ट कल्चर में।
तो इनको माना जाता है डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ आल्सो इन केमिस्ट्री, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी केमिस्ट्री की। और उसके बाद आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील। अच्छा, आपने कुतुब मीनार अगर देखा होगा तो उसकी बिल्कुल पैरेलल में आपको यहाँ पर एक पिलर देखने को मिलेगा। ये पिलर आयरन पिलर है, ठीक है, और ये पता नहीं कितने साल से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था ये अभी तक डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन राजा का नाम है किंग चंद्रा। अब ये कहाँ से बिलोंग करते थे कोई आइडिया नहीं। इसमें हमें इनकी तारीफ ही देखने को मिल रही है और इनकी एग्जैक्टली क्लैन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इस पे अभी तक भी कोई जंग नहीं लगा है। तो जैसे हम लोग जंग से बचाने के लिए अ, यहाँ पर उपाय करते हैं, तो जंग नहीं लगा है इतने टाइम से। और ये प्योर आयरन से बनाया गया है और ये अपने आप में उस समय की सबसे बड़ी एक तरह से आप कह सकते हो स्टील के रूप में यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कारीगरी देखने को मिली। 98% इसमें रोट आयरन का यूज़ किया गया है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस थी पहले के ज़माने में। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर हम देखें तो हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आर्यभट्ट जी का जब भी हम यहाँ पर नेम सुनेंगे तो फादर ऑफ अलजेब्रा, कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली जो पाई की वैल्यू है वो इन्होंने बताई 3.14, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सोलर ईयर और एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री। ही डेवलप्ड चक्र यंत्र, गोले यंत्र एंड शेडो डिवाइस। जैसे आपने लूनर इंक्लिप्स और सोलर इंक्लिप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो शेडो डिवाइस ये चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। उसके बाद वराह मीरा, पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल का क्लासिफाइड इन्होंने किया था। एंड इन्होंने सीजन्स को किस तरह से हम लोग देख पाते हैं, जैसे 4 सीजन होते हैं, और वेदर किस तरह से हम लोग देख पाते हैं। रोटेशन अर्थ का एग्जैक्टली ये इन्होंने बताया था। मून हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है, ये इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मगुप्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने भी ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट किया था। और इनकी जो बुक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांता, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेट करती है। खांड खंडायका, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से रिलेट करती है। महावीरा, ये मैथमेटिशियन माने जाते हैं कर्नाटका वाली साइड के, इन्होंने गणित सार संग्रह लिखी थी। ये बुक इंपॉर्टेंट है महावीरा। अच्छा, महावीरा से कंफ्यूज ना हो जाना, जैनिज्म के 24th तीर्थंकरा, ये अलग है। अगर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आएगा, अगर इनकी बुक पूछी जाएगी तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कश्यप, ये भी फिजिशियन थे, इनको भी आयुर्वेदिक की काफ़ी नॉलेज थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ के ऊपर वर्क किया था जो स्पेशली चाइल्ड और वुमेन्स को हुआ करते थे उस समय। उसके बाद सुश्रुत, ये जैसे कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा उस समय माने जाते थे। और अच्छा, स्टोन डिसीज़ होती है ना, जैसे आज की डेट में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये उसके भी एक्सपर्ट थे। भास्कर सेकंड, जो भास्कर सेकंड हैं ये ऑथर लीलावती, और जो अबाउट हमें कैलकस की इंफॉर्मेशन मिलती है। बीजगणित, जो अलजेब्रा के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं जो प्रॉब्लम्स है वो इन्होंने बहुत इजीली सॉल्व कर दी थी। सिद्धांता शिरोमणि, ये एपिस्लिक सॉरी एपिस सेंट्रिक थ्योरी है प्लेनेटरी मोशन की, प्लेनेटरी मोशन के ऊपर है, बस ऐसे समझ लो। शिरोमणि और सिद्धांता शिरोमणि। उसके बाद वाघभट्ट, ये डिसिबल थे चरक के, आयुर्वेद से इनका लिंक है। उसके बाद धन्वंतरी, ये धन्वंतरी किस काल में हुआ करते थे, ये नवरत्नों में से एक थे जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये भी आयुर्वेदा के लिए काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस थे। महर्षि फलक पाया, इन्होंने जो एलिफेंट से रिलेटेड डिसीज होती हैं उसके बारे में एक अपनी बुक लिखी थी, हस्त आयुर्वेदा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बुक्स आपको याद रखनी है। मैं फिर आपको कहूँगा, नाम थोड़े से अजीब थे, होपफुली इन सभी के नाम मैंने सही लिए हूँ। प्लीज़ एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना, और जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आपने क्रैम कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें ऑब्जेक्टिव ही आना है, ऐसा चीज़ में कोई हमें मेंस एग्जाम में कुछ भी लिखने को नहीं मिलेगा। तो जस्ट आपको एक यहाँ पर देखना है कि एग्जैक्टली कैसे आपको याद रखना है, स्पेलिंग की फॉर्म में, या जस्ट आपको आइडिया हो। जैसे मुझे आइडिया है कि हाँ कौन से साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो मैं टिक मार्क कर लेता हूँ या इजीली बता पाता हूँ। ठीक है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, स्पेलिंग ना भी याद करो, क्योंकि जीके में हमें स्पेलिंग याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इंग्लिश का पेपर तो नहीं देना, या फिर हमने ऐसा कोई अपना ग्रेजुएशन का पेपर नहीं देना कि जहाँ हमें स्पेलिंग्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो होपफुली आपको इस सेशन में जितना भी हमने समझा वो समझ में आया होगा, कोई भी आपका डाउट ना रहा हो। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है, मैं आपको यहाँ कहूँगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। जब आप कमेंट करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली आप एक बात समझ लीजिए, आपका पेपर क्लियर होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द।